विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन और कार्यों पर चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन को बड़ी उत्कंठा के साथ हृदयंगम किया था। बर्ग की भांति गोखले सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धिसंगत प्रगति में विश्वास करते थे। गोखले में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और इस भावना ने उन्होंने आंदोलन के मार्ग से अलग रखने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त गोखले रानाडे के शिष्य थे और रानाडे से उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता का भी भारी प्रभाव पड़ा था। फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना के प्रिंसिपल सलवाबाई और सर विलियम वेडरवन जैसे अंग्रेज से भी उनका घनिष्ठ संपर्क था। गोखले स्वयं भी आदर्शवादी के स्थान पर एक यथार्थवादी और व्यवहारिक बुद्धि के धनी थे। वे अपने हृदय को मस्तिष्क पर हावी नहीं होना देना चाहते थे। उनके इस स्वभाव और समस्त शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति भारी विश्वास उत्पन्न कर दिया था और उन्हें रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। वे ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अविवेकपूर्ण और अव्यवहारिक समझता है और जो संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचता है। उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम अब चर्चा करते हैं, जिसमें है पहला, ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने पहले ही बताया था कि गोखले जो थे वो उदारवादी नेताओं की श्रेणी में आते थे और गोखले ने मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में उनको विश्वास था। शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता और न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। सन 1902 में अपने एक बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त किए थे कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास इतना अधिक था कि जब दादा भाई नौरोजी की भी इस प्रसंग में आशा डिग गई, तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का भरोसा करते रहे। लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम के क्रियान्वित के स्वरूप को देखकर उनकी भी यह आस्था जीवन के अंतिम क्षणों में कमजोर हो गई थी। दूसरा है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। रानाडे की भांति गोखले का भी विचार था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे
समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अतः वे ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों की इस स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं, तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी समझते हुए भी ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने से वे कभी नहीं पीछे रहे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका आशय था कि ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित की दृष्टि में रखते हुए करे। जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद को वे संकीर्ण साम्राज्यवाद और नितांत अनुचित स्थिति कहते थे। उन्होंने चेतावनी की भाषा में कहा था कि यदि ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने नौकरशाही के कठोर व्यवहार और उत्पीड़न की नीति का सदैव विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी रवैये और बंगाल के विभाजन जैसे प्रतिगामी कार्य की तीव्र आलोचना की। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि 1833 के अधिकार अधिनियम और 1858 की साम्राज्य की घोषणा में जातिगत भेदभाव के बिना समस्त प्रजाजन के प्रति समान व्यवहार का जो वचन दिया है, उसका सभी क्षेत्रों में और संपूर्ण अर्थों में पालन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यद्यपि वे ब्रिटेन के साथ भारत के संपर्क को भारत में हित में समझते थे, लेकिन उनकी मन तथा दृष्टि में भारत के गौरवपूर्ण भविष्य के चित्र अंकित थे। अगला है इसी क्रम में उनके राजनीतिक विचारों में संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास। गोपाल कृष्ण गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे तथा इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। देवगिरीकर के शब्दों में, शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तथ्यों तथा तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदले जाएं जिनका कुछ महत्व है। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। उनके संवैधानिक तरीकों में याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव और
शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधि मंडल आदि आते हैं। वे इस प्रसंग में इंग्लैंड में प्रचार कार्य को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। 1908 में उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि संवैधानिक साधनों से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। कुछ अवसरों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए कि करों को न देना भी वैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को कोई ऐसा उपाय अपनाने का परामर्श कभी नहीं दिया था। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीकों से निरंतर दबाव डाला जाना चाहिए, पर यह दबाव प्रभावशाली तभी होगा जबकि उसके पीछे लोकमत की शक्ति और दृढ़ निश्चय हो। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार का विचार उचित नहीं था। इस मार्ग को अपनाने में लोकमत की शक्ति को जागृत करना आवश्यक था और इस दृष्टि से यह मार्ग ऊपर से देखने पर सरल लेकिन वस्तुतः बहुत अधिक श्रम साध्य था। इस वीडियो में अभी हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।